नमस्कार, मैं हूं अनिल लोढ़ा और पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। राजनीति के इस विशेष कार्यक्रम में पिछले 2 दिनों में हमने कांग्रेस पे चर्चा की, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर बात की। सचिन पायलट रहेंगे, जाएंगे, और हमने इस बात पर चर्चा की कि रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, क्या होगा। फिर हमने बात की वसुंधरा राजे पर भी कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की क्या स्थिति होगी, क्या वे चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगी, जब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं कोई डिक्लेयर किया जाएगा तो भी उनकी क्या पोजीशनिंग होगी, इस पर हमने कल बात की थी। नेचुरल कोर्स में आज दिन है हनुमान बेनीवाल की पार्टी का। सांसद हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी जिसने नागौर लोकसभा सीट जीती, 3 विधानसभा सीट जीती। भारतीय जनता पार्टी से पिछले चुनाव में उन्होंने एक समझौता किया था। समझौते के तहत उन्हें कुछ सीटें मिली, उसमें से 3 वो जीत के आए। फिर उपचुनाव हुआ हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने पर, तो फिर वो सीट भी उनके भाई जीत के आए। और ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल एक फोर्स के रूप में आने वाले चुनाव में हम सबके सामने आएंगे। वो कितनी बड़ी फोर्स होंगे, किसके साथ अलायंस करेंगे, कोई अलायंस करेंगे कि नहीं करेंगे, और जिसके साथ अलायंस करेंगे उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और उनके मैदान में आने से किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा। बहुत सारे विषय, बहुत सारी बातें। जो चुनाव अभी 6 महीने दूर है, नवंबर में ड्यू है चुनाव, लेकिन चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। और कहीं मैंने उड़ते उड़ते ये खबर सुनी थी कि शायद चुनाव अक्टूबर में हो जाए। दिल्ली में एआईसीसी के मुख्यालय में किसी ने मुझसे चर्चा की कि 1 महीना पहले हो सकते हैं चुनाव, तय तारीख के। हम उसमें नहीं जाना चाहते, पर चुनाव सामने है, और चुनाव सामने है तो जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेज होंगी वो सब पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं, और हनुमान बेनीवाल भी उनमें एक है। आज हनुमान बेनीवाल मेवाड़ के दौरे पर थे, चित्तौड़ गए, भीलवाड़ा गए, जबकि सामान्यतः उनका जो इलाका वो मारवाड़ है, नागौर है, बाड़मेर तक है, इधर बीकानेर और शेखावटी, जो जाट बेल्ट जिसको कहते हैं हम लोग राजनीति में, बरसों से एस्टेब्लिश जाट बेल्ट के इलाके में वो काम करते रहे। लेकिन अब वो ध्यान दे रहे हैं मेवाड़ पर, और वो वल्लभ नगर और रायपुर, साड़ा रायपुर, इन सब क्षेत्रों में जो सफलता मिली है, जो भी चाहे जीत नहीं पाए हों, लेकिन फिर भी जो जन समर्थन मिला है, उसको देखते हुए वो कदम बढ़ा रहे हैं मेवाड़ की तरफ। और इसमें खास बात यह है कि जब गुलाब चंद कटारिया, जिनके पीछे पूरी बीजेपी खड़ी थी मेवाड़ में, वो राज्यपाल बनकर चले गए, तब क्या कांग्रेस विरोधी ताकतों को, कांग्रेस विरोधी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अट्रैक्ट कर पाते हैं हनुमान बेनीवाल? ये एक सवाल देखने वाला होगा। हनुमान बेनीवाल से आज हम रूबरू हो रहे हैं, उनसे सीधे बात कर रहे हैं, उन्हीं के मुंह से सुनिए अगले चुनाव में। बेनीवाल जी हैं? बेनीवाल जी नमस्कार। हनुमान बेनीवाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार लोढ़ा जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर अपने सामने। आप यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ का चुनाव लड़े थे, तब से मैं आपको राजनीति करते हुए देख रहा हूँ, और लंबे समय तक आपको एक रिपोर्टर के रूप में कवर करते करते, एक संपादक के रूप में और एक समीक्षक के रूप में मैं आपकी समीक्षा करता रहा हूँ। आज आप सांवलिया जी गए थे दर्शन करने, प्रभु से क्या प्रार्थना की, क्या मांगा? प्रभु से यही प्रार्थना की राजस्थान को कांग्रेस और भाजपा से बचाए, और जो 22-23 साल का गठबंधन 98 से लेकर अभी तक चल रहा, 98 से गहलोत वसुंधरा का लगातार, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य देखे एक जमाना होता था जी कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी में थे, बच्चे एजुकेशन लेने के लिए जयपुर को बहुत महत्वपूर्ण जगह मानते थे। यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा नाम था देश के अंदर। कॉलेज स्कूल को सेफ मानते थे, लोग जयपुर आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक जमाना ये आ गया
कि लोग जयपुर से किसी कटवा रहे हैं, राजस्थान की किसी भी एजेंसी पे उनको भरोसा नहीं रहा, चाहे आपका आरपीएससी हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंचायत चयन आयोग, और तो और लोड़ा जी लोकसभा के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मजाक में कई लोग यूपी साइड के और कई लोग मुझे पूछते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो पेपर जो पहले डिग्रियां मिलती थी बंद हो गई, राजस्थान में क्या रेट है डिग्रियों की? मतलब ये राजस्थान का इतना बड़ा अपमान देश के अंदर हुआ, इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। और मैं सांगलिया सेठ से यही अरदास करने गया था, मेवाड़ में 2018 के अंदर भी हमने तपासन के अंदर अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा, और अभी 2 साल भारतीय जनता पार्टी और दरियावाद में भी आरक्षण का समर्थित उम्मीदवार सेकंड नंबर था और बीजेपी थर्ड नंबर थी वहां पे, तो मेवाड़ में गया नहीं। और आज मैं उदयपुर के अंदर कोई कार्यक्रम थे, चित्तौड़ में था दिन भर, और मैं भीलवाड़ा हूँ, तो एक बार मिलने जुलने का कार्यक्रम भी रखा मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं से, और यहाँ के प्रमुख जो इश्यू थे कुछ इश्यू जैसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, या जितनी बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं जिन के, ये लगातार गुंडागर्दी यहाँ पे कर रही भीलवाड़ा, चित्तौड़, मेवाड़ इलाके के अंदर, और इसको लेकर मैं हमेशा लोकसभा में मामला उठाता रहता हूँ। स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, कानून दिल्ली बनाए और स्टेट भी कानून बनाए। मैं हमेशा जवान किसान की बात करता रहता हूँ, और जवान किसानों के लिए मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। बेनीवाल जी, इस बार मैं दावे के साथ कहता हूँ, बेनीवाल जी के साथ कहता हूँ लोढ़ा जी, 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूती से राजस्थान के अंदर उभर के आएगी, बड़ी पार्टी के रूप में। तो क्या अकेले लड़ेंगे चुनाव इस बार? न बीजेपी न कांग्रेस, किसी के साथ नहीं? बीजेपी कांग्रेस दोनों से गठबंधन नहीं करूंगा। अच्छा, मैंने पहले ही मेरा जो स्टैंड था, मैंने ये भी कहा था अभी पायलट को लेकर भी, क्योंकि 18 के अंदर जब पायलट और गहलोत आए थे दोनों, और जब सरकार के अंदर हमारे 3 विधायक उस समय आए, तो सीएम कौन बने इसको लेकर सचिन पायलट से मैंने सपोर्ट मांगा था, और मैंने पीछे करके कहा था पायलट अगर सीएम बनते तो तीनों आरएलपी के विधायक कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे जी। बाद में जो मानेसर का एपिसोड हुआ उसमें भी बीजेपी के बेहतर विधायकों के साथ मेरे 3 आरएलपी के विधायक थे, तो पायलट को सीएम बनाना चाहते थे, दुर्भाग्य से वो नहीं बने। अभी मैंने कहा कि अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, अगर वो कांग्रेस में रहते हैं, हम गठबंधन नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होगा। हम जवान किसान को क्या जवाब देंगे? अगर गठबंधन हमें करना ही होता तो बीजेपी के गठबंधन में क्यों तोड़ता? मैं एनडीए छोड़ के किसानों के लिए सड़क पर आया, मैं गठबंधन की राजनीति नहीं करूंगा। मैं तमाम उन दलों से जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, यूपी एनडीए के खिलाफ जो दल हैं, जो राजस्थान के अंदर अपनी हैसियत रखते हैं, जवान किसान दलित शोषित पीड़ित की बात करते हैं, उनके लिए गठबंधन के रास्ते हमारे लिए खुले। तो आपका कहना, दोनों दलों का गठबंधन नहीं। आपका कहना ये है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर आ जाते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो आप उस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तत्पर रहेंगे? कर लेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। और उनको आपकी दृष्टि में अलग पार्टी बनानी चाहिए या किसी और पार्टी में जाना चाहिए, या आपकी पार्टी में आना चाहिए? मेरी पार्टी में तो इससे नहीं आएंगे लोढ़ा जी, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते भी हैं, नेता है भी, उनके फादर बड़े नेता थे देश के अंदर, तो वो भी केंद्र में मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, तो बड़े नेता के रूप में है। मेरी पार्टी तो किसानों की पार्टी, स्वागत है उनका, लेकिन वहां नहीं चाहेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ अलग पार्टी बनाए, और 12-13 जिले जो पूर्वी राजस्थान के हाड़ौती से लेकर धौलपुर अलवर तक, और अजमेर भीलवाड़ा से लेकर बैठ निकलता, जिसमें गुजरों की संख्या अच्छी है जी, और जाट गुजर के साथ अन्य जातियां भी गठबंधन में आ जाएगी। और मारवाड़, शेखावटी और बीकानेर डिवीजन का जो इलाका है संभाग पूरा, और जहाँ जयपुर से अन्य इलाकों में लड़े, वहाँ अगर सचिन पायलट की पार्टी करते हैं, आगे की गठबंधन करती दोनों पार्टी, और कुछ अन्य दल साथ आकर 100 सीटें क्रॉस करने के राजस्थान के अंदर, इतना मुझे भरोसा है। अभी जो राजस्थान में पॉलिटिकल जो तापमान पारा हमने नापा है, वो हर तरफ एक ही चर्चा है कि वो अलग पार्टी बना डालेगी, कि लोग बीजेपी से भी उठ चुके हैं। कांग्रेस जो हालात राजस्थान के अंदर थे वो किसी छिपे नहीं जी। और गहलोत ने लगातार एक प्रयास किया किसी भी तरह सीएम बचे रहे, और सीएम पद उनका नहीं दिया, वो अपनी पॉलिटिकल रूप से कामयाब भी रहे इस मामले में, तो सीएम इन्होंने पायलट को नहीं बनने दिया। लेकिन पायलट अगर कांग्रेस में रहते हैं तो ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मानेसर जाके उन्होंने उसको ये भी कर दिया था कि भाई पार्टी, ये कहते हैं ना पार्टी के प्रति, मैं तो पार्टी में हूँ, पार्टी के प्रति हूँ, तो पार्टी के प्रति अगर होते तो मानेसर जाते ही नहीं। तो एक बार चले गए
जी। तो इनको अलग पार्टी बनानी थी, अलग पार्टी में ही इनका भविष्य है। मैं ही देखता हूँ बेनीवाल जी, पार्टी में इनका भविष्य है। एक बार आपने किरोड़ीलाल जी मीणा को भी ऐसे ही संकेत दिए थे, ऐसे ही आमंत्रण दिया था कि किरोड़ी जी हमारे साथ आ जाओ, याद है आपको शायद? वो चीज जो मैं करता हूँ, मैं उनके साथ बहुत घुमा था जी 2008 से 9 से लेके जी और 2015-16 तक जी डॉक्टर साहब और हम साथ लगातार घूमते रहे। जी वो अलग पार्टी की बात भी कर रहे थे, और जब गोमुंडा में वो पार्टी लाए थे, जी। पार्टी नई तो नहीं थी, लेकिन वो संगमा जी की हाँ, पार्टी संगमा थी। जी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। संगमा जी की पार्टी थी, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था 13 का उस जी। समय, और मैं जीता था। उसके बाद भी डॉक्टर साहब और विधानसभा में हमेशा संघर्ष करते रहे। बाद में मेरी हुकार रैलियां नागौर, बाड़मेर, बीकानेर की जब हुई थी, उससे तो डॉक्टर साहब आए थे, उसके बाद वापस बीजेपी के अंदर चले गए थे। जी घनश्याम जी, मेरी पार्टी बन गई, घनश्याम जी तो खुद मंच में थे, यहाँ मानसरोवर के अंदर बड़ी लाखों लोगों की रैली हुई थी, जी। वो थे। वो अलग पार्टी बनाई उन्होंने, और मेरी पार्टी अलग थी। 57 सीटों में मैंने उम्मीदवार लड़ाए थे। जी मैं तो प्रयास ही कर सकता हूँ लोढ़ा जी, मैं तो वो व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी तो दिल्ली में मंत्री नहीं थे, बड़े नेता नहीं थे, विधायक थे, साधारण किसान के बेटे थे। यहाँ बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान में, मेरे समाज के कितने बड़े नेता हुए, बड़े नाम चले, बड़े घराने चले, लेकिन पार्टी बनने की स्थिति में कोई नहीं आया। ये आप कह सकते हो कि ये सौभाग्य मुझे ही मिला कि पार्टी बनाई, उस पार्टी को मान्यता भी मिली। जी हाँ। पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, 5 प्रधान, एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन हमारा बना, और सारे बाई इलेक्शन लड़े। मैं सांसद बना, और किसान जवानों को जोधपुर के अग्निपथ के मामले में मोदी के खिलाफ आया, और किसानों के मामले में सत्ता छोड़ के 70 दिन देश में कोई सांसद सड़क पर बैठा रहने का आपको जाम किया। भूजन आंदोलन के समय में बेनीवाल जी, बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी NH-8 को जाम करके संदेश किसानों को हमने दिया था। बेनीवाल जी, आपने बहुत संघर्ष किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत संघर्ष किया, और बहुत लोगों को आपके लिए शेयर कह सकता हूं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आपका कारवां तो बनता जा रहा है, लोग मिल रहे हैं। लेकिन आपके बारे में दो बातें कही जाती है। एक तो आप केवल जाट समुदाय के यूथ को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, जो फेसबुक और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसमें आपके लाखों फॉलोअर्स हैं और ज़बरदस्त ट्वीट होता है और ज़बरदस्त फॉलोइंग है। लेकिन जो जाट समुदाय के बुजुर्ग लोग हैं, वो आपको उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर रहे जिस तरह नौजवान आपके साथ जुट रहा है। आप ये बताएं लोढ़ा जी, आप तो राजस्थान के अकाउंटेंसी के बारे में आपको नॉलेज है जी। वल्लभ नगर के अंदर जब उदयलाल जी डांगी 50,000 के करीब वोट लेते हैं, वो तो डांगी पाटीदार पटेल समाज से, डांगी समाज से आते थे। जी वहां भी तो हनुमान बेनीवाल और RLP की मजबूती आपको दिखाई दी थी। सरदार शहर में अभी जो चुनाव था, चूरू जिले के अंदर कभी थर्ड फोर्थ लंबे समय से नहीं बने। सरदार शहर में जिस मेरे कैंडिडेट ने 9,000 वोट 18 में लिए थे, वो 47,000 वोट पे पहुंच गया। जी हाँ। अगर स्पीकर की घटना नहीं होती 2 दिन पहले, ये गैंगवार हुआ था, जी तो हम 60,000 क्रॉस कर लेते वो। 2 दिन मुझे इलाका छोड़ना पड़ा, उससे थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन 9,000 से हम 50,000 पे आते थे। इसका मतलब तो वोट तो बढ़ रहा, हर जाति का वोट बढ़ रहा। आप देखिए, मेरे 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं। जी हाँ। मेरा प्रदेश एसी वर्ग से आता है, कांग्रेस बीजेपी का प्रदेश एसी वर्ग से नहीं आता। जी। लेकिन हनुमान बेनीवाल की RLP जो जवानों के संघर्ष, जो जुनून से बनी, किसानों का आशीर्वाद से बनी, कोई पार्टी का प्रदेश का देखिए दलित समुदाय से। आपकी कोई केजरीवाल से बात हुई है क्या, आम आदमी पार्टी के साथ कोई कोलैबोरेशन करने के बारे में? अभी सुनिए मेरी बात, अभी तो मेरी सचिन पायलट से बात हुई है जी। मैं चाहता हूँ आ जाए। जी हाँ। बात हुई, अब वो आए कि नहीं, उनकी मर्जी में बात ही कर सकते हैं उन्होंने। मैं नहीं, आपकी बात सचिन पायलट से भी हो रही है, और आपके घर पार्टी में धर्मेंद्र राठौड़ भी आ रहे हैं। तो पार्टी में कराना अलग बात है। अच्छा। पार्टी में तो जब मेरे वहाँ पे जो बच्ची का बर्थडे था, जी उसमें कांग्रेस, आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के 5 दिल्ली के मंत्री थे, जी करीब 100 के करीब सांसद आए, आपके बसपा के, सपा के, DMK के, जो आपके संगमा जी की बेटी भी आई, नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां, अब तक आपके शरद पवार की पार्टी के सांसद भी थे, शिवसेना के सांसद भी थे, दोनों गुटों के सांसद थे शिवसेना के। वो मेरी दोस्त थी, उन लोगों के साथ प्रेम, और बर्थडे में, शादी में, ऐसे मामलों में अपना जी जी हाँ, वो कोई बात नहीं है। गठबंधन हो गया। हाँ, आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, और मैं समझता हूँ कि किसी से गठबंधन करेंगे तो खबर हमें जरूर करेंगे। हमें प्रतीक्षा रहेगी कि आपके कदम किस ओर बढ़ते हैं, और पूरे राजस्थान को इंतजार है इस बात का कि आप किसी के साथ जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, या पायलट आपके साथ आते हैं। आने वाले वक्त में हमारी नज़र रहेगी। आप भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद।
और अब हम एक बात अलग विषय पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और ग्रामीण ही वोटों को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कांग्रेस का आज का एक फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस किसान सम्मेलन करने जा रही है। किसान सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है नोखा से, नोखा के इलाके में, और रामेश्वर डूडी जी के इलाके में इसकी शुरुआत होने का खास महत्व इसलिए है कि रामेश्वर डूडी बड़े जाट नेता तो हैं ही, और ऑन दी अदर हैंड कि जो इलाका जिसमें ऑपरेशन करते हैं, जिसमें घूमते हैं हनुमान बेनीवाल, उसी इलाके में रामेश्वर डूडी का अपना बड़ा भारी वर्चस्व है, बड़ी ज़बरदस्त। पिछला चुनाव हालांकि वो हार गए थे, एक विवाद हुआ था टिकट को लेकर नोखा और बीकानेर के बीच, तो उसकी वजह से परिस्थिति बदल गई थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ वो ये कि रामेश्वर डूडी आज की तारीख में जो किसान सम्मेलन 26 तारीख को शुरू करने जा रहे हैं, उनसे बात की है हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने, और उस किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे, रंधावा भी रहेंगे, डोटासरा भी रहेंगे, और वहीं से राजस्थान में किसान सम्मेलनों की शुरुआत होगी। ग्रामीण वोटों को अट्रैक्ट करने और अपनी नीतियों से जोड़ने, उनके क्रियान्वयन से जोड़ने की शुरुआत रामेश्वर डूडी के इलाके से इसलिए महत्वपूर्ण है कि रामेश्वर डूडी अकेले ऐसे नेता थे जिन्हें रायपुर अधिवेशन में भाषण देने का मौका दिया गया। राजस्थान के किसी नेता को रायपुर अधिवेशन में बोलने का मौका नहीं दिया। अचानक सबके कान खड़े हो गए, सबकी आंखें चौंक गई, सबको लगा कि ये अचानक कहाँ से आए, और इस तरह आला कमान ने इनको एक बड़ा अवसर दिया राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का रायपुर अधिवेशन में। और अब उन्हीं रामेश्वर डूडी के इलाके से किसान सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। आइए देखते हैं योगेश शर्मा की उनसे हुई बातचीत। राजस्थान के बीकाणा को किसान राजनीति की धरती कहा जाता है, जाट राजनीति की धरती कहा जाता है। एक अलग तरह का क्षेत्र जो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है, संदेश देता है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए यहाँ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो चुनावी शेप में होंगे। हमारे साथ हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी, जो बीकानेर के सांसद भी रहे हैं, विधायक रहे हैं नोखा से। किसान सम्मेलन वो करने जा रहे हैं। डूडी साहब, किसान सम्मेलन आप कर रहे हैं, क्यों सोचा आपने कि किसान सम्मेलन करने की आवश्यकता, इस किसान सम्मेलन करने का औचित्य? ये साल है, चुनावी साल है, एक संदेश दिया जाए। देखो, 26 अप्रैल को हमारे नोखा के अंदर बड़ा गांव है जसरासर, जो चारों तरफ किसान बेल्ट है, उसमें हमने एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन रखा है। किसान सम्मेलन का तात्पर्य उद्देश्य, हमारी सरकार है, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। आपको पता है कि पिछला जो 22-23 का जो बजट है, उस बजट के अंदर हमने पहले कहा था कि ये पूरा का पूरा बजट प्रदेश के किसान की खुशहाली, मजबूती, उसकी विभूति के लिए समर्पित होगा। और बजट के अंदर हमने करोड़ों रुपए प्रावधान किया। आज वो बजट धरातल पे आया है, प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत हुआ है। क्योंकि कोई भी प्रदेश या कोई भी देश, आज हिंदुस्तान की अपन बात करें, अपने देश की, हमारी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था खेती है। जब तक हमारे देश और प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारा देश और प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। उसी बात को सोचकर हमने किसानों की जो ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं हम लेके आए, बजट में हमने प्रावधान किए कि किस तरीके से हमारे प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत हो सकता है, जिससे हमारा प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों को छुए। उसी बात को लेकर हमने किसान सम्मेलन का आयोजन किया है। उस किसान सम्मेलन के माध्यम से हमने जितनी 4.25 साल के अंदर जो सैकड़ों फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में लो, चाहे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में लो, चाहे आवागमन के साधनों में, चाहे सड़कों के क्षेत्र में लो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर काम किया है। कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP, इन पार्टियों ने लगातार सेंध लगाने का काम कांग्रेस पार्टी के किसान वोट में किया है, तो क्या उसकी रोकथाम के लिए इस तरह के सम्मेलन बहुत लाजमी है? देखो, ये क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, उस चुनावी वर्ष के अंदर हम लोगों को, क्योंकि हमने जो 4.5 साल 4.25 साल के अंदर काम किया है,
उस काम जो है अभी हमने बढ़ाया है, जैसे 50 यूनिट से 100 यूनिट हमने बिजली फ्री करी है डोमेस्टिक के अंदर। किसान को जो पहले 1000 यूनिट दे रहे थे अब 2000 यूनिट फ्री करी है। किसान जो डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा काम है, उस डेयरी फार्मिंग के अंदर 5 रुपये हम सब्सिडी दे रहे हैं प्रति किलो के हिसाब से। तो उसमें फार्म भी भरे जाएंगे, क्योंकि हमने कैंप भी लगाया है, जो महंगाई राहत कैंप जो हमने लगाया है। क्योंकि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार जिस तरीके से पूरे देश के लोगों को ठग कर बरगला कर सत्ता ज़रूर हासिल कर ली, लेकिन जिस तरीके से आम लोगों पे कुठाराघात करने का काम किया है, विशेष जो किसान समुदाय है, जो किसान बिरादरी है, उस किसान बिरादरी पे उनके पेट पे लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने देखा होगा। कृषि बिल लेके आई थी, किसानों के काला जो है कानून साबित हुआ। और ये किसान वोट को लेकर डेंट लगाती हुई कई पार्टियां हैं, उनका आप क्या करोगे? क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप किसान नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आरएलपी किसान आधारित ही पार्टी है, वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करती, तो क्या उसको रोकने के लिए क्या कोई रणनीति बनाई जा रही है? किसानों को ये लगा, गांव के ग्रामीण को उसको लगा कि भाई ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। इनको सिर्फ दुत्कार कर इनको फेंकने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की जो नीति और रीति है, वो नीति रीति उस गांव के ठेठ ढाणी में बैठा हुआ जो गरीब परिवार है, उस गांव के खेत खलियान चौपाल के अंदर मेल खाती है। हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आखिरी छोर का जो गरीब परिवार है उसका आंगन हरा भरा कैसे हो, वो किस तरीके से सक्षम हो। डूडी साहब ने जो बात कही है, ये किसान सम्मेलन अपने आप में राजस्थान के जाट समाज को कांग्रेस से जोड़े रखने का तो काम करेंगे ही, साथ ही एक नई दिशा देंगे। बीकानेर का जसरा सर गवाह बनेगा और उसके बाद आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि राजस्थान के और भी कई अन्य जगहों पर इस तरह के किसान सम्मेलन होंगे। लेकिन एक शुरुआत 26 अप्रैल को बीकानेर के जसरा सर से होगी, उसके अगवा बनेंगे रामेश्वर डूडी। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट। तो ये रामेश्वर डूडी जी बता रहे थे किसान आंदोलन, किसान सम्मेलन करके उसके जरिए किस तरह ग्रामीण वोटरों को जोड़ने का, उनमें उत्साह भरने का, उन्हें सरकार की योजनाओं से कनेक्ट करने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। आज की 2 खास बातें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। एक तो ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उन्होंने सर्वे करवाया है और सर्वे का नतीजा ये आया है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने कही है कि मैं पंजाब से यूं ही नहीं आया हूं, जो भी अनुशासन तोड़ेगा उससे निपटा जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। आइए आने वाले दिनों में हम देखते हैं जो दोनों बातें कही गई हैं उनके फॉलोअप में क्या होता है, कैसे मुख्यमंत्री और कैसे रंधावा आगे कदम बढ़ाते हैं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।